नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने मंच के माध्यम से हरियाणा लोकसभा की एक एक सीट का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और ये सारा एनालिसिस जो है वो डाटा बेस्ड है। 2014 के अंदर क्या परिस्थिति थी पार्टियों की, 2019 के अंदर क्या परिस्थिति थी और 2019 जो विधानसभा के चुनाव हुए उस समय फिर क्या परिस्थिति हो गई, क्योंकि 6 महीने बाद जो है लोकसभा के, विधानसभा हरियाणा के चुनाव होते हैं। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। सिरसा लोकसभा सीट जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहां पर अगर हम बात करें सिरसा एरिया की, तो सिरसा लोकसभा के अंदर जो एरिया आता है, एक तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट तो है ही है, पूरा का पूरा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है और कुछ पार्ट जो है वो जींद जिले का भी इसके अंदर आता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसके अंदर आती हैं, क्योंकि हर एक लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसियों को मिलाकर बनी हुई है, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, नरवाड़ा है, टोहाना है, फतेहाबाद है, रतिया है, कलांवली है, डबवाली है, रानिया है, सिरसा है, ऐलनाबाद है। ये सभी की सभी जो हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो एससी की हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट जो है वो 60.25% है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वोटर टर्नआउट की लास्ट टाइम, तो वो 70% के आसपास था। अब हम बात करें अगर पॉपुलेशन की, तो मेजॉरिटी हिंदू है यहाँ पर, लेकिन अगर हम मुस्लिम की बात करें तो 0.9% जो हैं लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं। अगर हम एससी की बात करें तो 29.04% जो हैं एससी हैं। लेकिन वही बात करें हम सिख की, तो सिख की पॉपुलेशन जो है वो 20.11%, बहुत मेजॉरिटी है सिखों की यहाँ पर, ऐसा देखने को मिला है। अगर हम बात करें यहां पर एमपीज की, तो 2019 के अंदर बीजेपी से सुनीता दुग्गल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। 2014 में चरणजीत सिंह रोड़ी जो है वो इनेलो से एमपी बने। अगर हम बात करें 2009 की, तो 2009 में अशोक तंवर जो है यहां से एमपी बने, जो कांग्रेस छोड़कर जो है अशोक तंवर टीएमसी में गए, टीएमसी से आम आदमी पार्टी में रहे और अभी ठीक लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले जो है वो बीजेपी के अंदर आ गए और अभी 2024 के लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। दोस्तों, हम बात करते हैं 2014 पार्लियामेंट्री चुनावों की, लोकसभा चुनावों की। 2014 के अंदर मोदी फैक्टर गूंज कर पूरे देश के अंदर फैल रहा था, लेकिन वहीं पर सिरसा के अंदर जो है वो कहीं पर भी मोदी फैक्टर दिख नहीं रहा था, क्योंकि बीजेपी ने कोई कैंडिडेट ही यहां से खड़ा नहीं किया था। 2014 के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस से अशोक तंवर कैंडिडेट थे, इनेलो से चरणजीत सिंह रोड़ी कैंडिडेट थे और हजका से जो है वो डॉक्टर सुशील इंदोरा जो है वो कैंडिडेट थे। और अगर बीएसपी से देखें तो मांगेराम कैंडिडेट थे और आम आदमी पार्टी से देखें तो पूनम चंद रति कैंडिडेट थे। अब बात करते हैं वोटों की, तो कांग्रेस को अगर बात करें तो 3,90,615 जो है वोट कांग्रेस को मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 30.6% वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं 2014 के अंदर। अगर हम इनेलो की बात करें तो 5,06,213 वोट जो हैं इनेलो के कैंडिडेट को मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 39.7% वोट जो हैं वो इनेलो को मिलते हैं। दोस्तों, वहीं हजका की बात करें तो हजका को यहां से 2,41,028 वोट मिलते हैं और अगर परसेंटेज में देखें तो 18.9% जो है वोट यहां हजका को मिलते हैं। बहुत ही एक अच्छी परसेंटेज जो है हजका भी लेके जाती है, जो कि कांग्रेस से ही अलग हुई थी।
हिसार के साथ साथ सिरसा के अंदर भी, लोकसभा में भी जो है 2014 के अंदर हजका का इन्फ्लुएंस साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर वहीं हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी को 20,746 वोट मिलते हैं और परसेंटेज को देखें तो 1.6% वोट मिलते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 66,834 वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिलते हैं। दोस्तों 5.2% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में चला जाता है। ये 2014 का लेखा जोखा है। अगर हम बात करें 2019 लोकसभा की, अब 2019 लोकसभा जहां पर मोदी जी जो है वो फिर से एक बार लोगों के सामने रो देते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है वो पूरा का पूरा जो चांस नहीं मिला काम करने का, और जनता जो है भावुक हो जाती है और जो बालाकोट वाला हमला जो है वो किया जाता है और उसकी पूरी मार्केटिंग 2019 के अंदर ठीक चुनाव के दिन की जाती है, तो जनता जो है वो देश हित में बह जाती है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। 2019 के अंदर कांग्रेस जो है अशोक तंवर को ही यहां से अपना कैंडिडेट बनाती है। और अगर हम बात करें तो बीजेपी से सुनीता दुग्गल को यहां से टिकट दिया जाता है। अगर वहीं बात करें हम इंडियन नेशनल लोकदल की, तो चरणजीत सिंह रोड़ी को ही यहां से टिकट दिया जाता है। वहीं जेजेपी की बात करें तो जेजेपी से निर्मल सिंह मलरी को यहां से टिकट दिया जाता है। अब बात करते हैं वोट की। कांग्रेस को यहां से 4,04,099 वोट मिलते हैं और अगर परसेंटेज की बात करें तो 29.6% वोट जो हैं कांग्रेस को यहां से मिलते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 7,12,877 वोट जो हैं वो बीजेपी को यहां से मिलते हैं। बहुत जबरदस्त मार्जिन जो है बीजेपी को यहां से मिलता है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 52.3% वोट जो हैं वो बीजेपी को यहां से मिलते हैं। अगर वहीं इनेलो की बात करें तो इनेलो को यहां से लगभग 87,979 वोट मिलते हैं और परसेंटेज जो है 6.5% रहती है। वहीं बात करते हैं जेजेपी के निर्मल सिंह की, तो उनको 95,792 वोट मिलते हैं। लगभग 7% के आसपास परसेंटेज में वोट जेजेपी को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होते हैं। मोदी फैक्टर बरकरार जो है कितना रहता है वो देखते हैं। अगर हम 2019 विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस को यहां से 2,80,021 वोट मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो कुल 20% वोट जो है वो कांग्रेस को यहां से मिलते हैं। अगर वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी को भी जो यहां से 4,07,221 वोट मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 29% यहां से बीजेपी को वोट मिलते हैं। और अगर हम इनेलो की बात करें तो 78,967 वोट जो हैं इनेलो को मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 5.6% जो है वोट टोटल लोकसभा के अंदर इनेलो को मिलते हैं। वहीं जेजेपी को भी कुछ परसेंटेज मिलता है। वहीं पर हलोपा को, जो गोपाल कांडा की पार्टी है, उसको भी यहां से कुछ परसेंटेज मिलता है। लेकिन मेजर तौर पर 3 पार्टियों की परसेंटेज जो है हम यहां डिस्कस कर दे। मैं आपको बता दूं 2019 के विधानसभा थे उसके अंदर बीजेपी के जो है वो 2 एमएलए बनते हैं यहां इस लोकसभा से, और वो बनते हैं फतेहाबाद और रतिया से। अगर हम सिरसा की बात करें तो गोपाल कांडा की पार्टी सिरसा से जीतती है, गोपाल कांडा खुद ही यहां से जीतते हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कालावड़ी और डबवाली से जो है कांग्रेस जीतती है और रणजीत सिंह जो है रानिया से इंडिपेंडेंट जीतते हैं। और अगर हम बात करें इनेलो की तो एलनाबाद से जो है वो इनेलो जीतती है। और वहीं हम बात करें जेजेपी की तो नरवाना और टोहाना से जेजेपी जीत जाती है।
लेकिन प्रमुख तौर पर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो रहती है, और दोनों की परसेंटेज जो है वो भारी रूप में लोकसभा के अंदर गिरती हुई साफ देखी जा सकती है। अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाती है अशोक तंवर को, जिन्होंने 2019 के अंदर कांग्रेस से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को अपना यहां से अभी कैंडिडेट बनाया है। अगर हम जेजेपी की बात करें तो रमेश खटक को यहां से जेजेपी ने टिकट दिया है। मेजर जो लड़ाई है अब की बार भी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होती हुई दिखती है। जिस तरह से जेजेपी की बात करें, जेजेपी का भी जनाधार जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है जनता के बीच में। अगर वहीं बात करें हम इनेलो की, तो इनेलो के पास तो वैसे ही जनाधार नहीं था 2019 के अंदर। तो इस सीट पर अब क्या होगा? इस सीट पर एक बात समझ आती है कि अशोक तंवर की अपनी जो पर्सनल छवि के कारण से भी यहां पर वोट बैंक है, पहली बात, जहां पर अशोक तंवर जो है वो मजबूत दिखाई देते हैं। दूसरा है तो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार का जनाधार भी यहां पर साफ तौर पर 2014 के चुनाव में दिखा, लेकिन 2019 में तो क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस से अब बीजेपी में आ गए, तो यहां पर कोई भी जो है देख सकता है कि भजनलाल का परिवार कितना इन्फ्लुएंस देता है, यहां पर बीजेपी के फेवर में कितनी वोट दिलवा पाता है, ये बड़ा प्लस फैक्टर रहेगा। दूसरा जो हलोपा है, गोपाल कांडा की पार्टी जो है वो भी जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है, तो वो भी इन्फ्लुएंस डालेगी इस सीट पर। तो अगर देखें इनेलो और जेजेपी का कोई जनाधार ही नहीं है यहां पर, वहीं पर हलोपा, कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर का जो इंडिविजुअल वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। यहां पर बीजेपी की अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसके आधार पर भी जो है वो वोट मांगेगी पार्टी, जनता के बीच में जा ही रही है। और अशोक तंवर का जिस तरह से समर्थन मनोहर लाल खट्टर भी कर रहे हैं खुलकर, और नायब सिंह सैनी भी जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वहीं पर बात करें हम कि कांग्रेस की, तो अब कांग्रेस में जो इनेलो और जेजेपी का वोट बैंक था वो भी कहीं पर जाएगा। तो क्या वो इनेलो के साथ जाएगा, क्योंकि जेजेपी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है पूरे हरियाणा के अंदर, जेजेपी पूरी तरह से बदनाम हो रही है और पूरी तरह से विरोध भी हो रहा है। तो जो ये जाट वोट है और जाटों से जुड़े हुए अदर कास्टों के जो वोट हैं, जो इनेलो के या जेजेपी के थे, अब वो शिफ्ट कहां होंगे? अगर वो बीजेपी को शिफ्ट हो जाते हैं तो बीजेपी जो है 2019 से भी ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करेगी। लेकिन अगर वो कांग्रेस की तरफ चले गए तो कुमारी शैलजा यहां से बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन अगर ये वोट बैंक वापस इनेलो के पास आ जाता है तो कांग्रेस के ही वोट काट देगा और बीजेपी के जीतने की जो राह को आसान कर देगी इनेलो। लेकिन जिस तरह से खुलकर जो है जेजेपी भी जो है वो कांग्रेस का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, इनेलो भी साथ ही खड़ी हुई है गठबंधन के तहत, तो अगर वोट बैंक एक्चुअल ट्रांसफर हो जाता है तो इसका जो है फायदा सीधा सीधा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। दूसरा यहां पर देखने वाली बात जो है वो है एससी वोट और सिख वोट, लगभग 49% है। एससी वोट जो है अब की बार बीएसपी को अगर वोट ना देकर कांग्रेस को वोट देता है संविधान बचाने के चक्कर में, कि संविधान को खतरा है, जैसा कि 400 सीट चाहिए, ऐसा बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद से कहा था कि जैसे ही 2024 के बाद आऊंगा 100 दिन में 3 बड़े बदलाव कर दूंगा। और इसमें कहीं ना कहीं संविधान को लेकर जो है वो साफ तौर पर दिखता भी है।
और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आंतरिक रूप से एससी के बहुत अगेंस्ट भी है। कहीं ना कहीं ये मजबूरी है, उन्होंने बहुत बार कोशिश करी कि एससी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से एससी एकजुट हुए तो उन्हें समझ आ गया कि इनके साथ छेड़छाड़ करना अभी ठीक नहीं है, तो अब की बार मेजोरिटी मांगी गई। तो अगर ये एससी वोट बैंक जो कि 29% है, ये अगर कांग्रेस को समर्थन दे दे, इसमें से आधा भी, तो परसेंटेज जो है वो बढ़कर, जो कि विधानसभा में 20% था, अगर 35% हो जाएगा, और अगर सिख 15% वोट बैंक ट्रांसफर हो गया, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत जबरदस्त भूमिका निभाएगा और सिख जो हैं वो टोटली अगेंस्ट हैं बीजेपी के इस बार, तो 20 में से अगर 15% वोट बैंक ट्रांसफर हो गया कांग्रेस की तरफ, तो ये बन जाएगा 50%। और जिस तरह से जाटों का जो वोट बैंक भी है, अगर इकट्ठा यूनाइट हुआ तो ये लगभग 55 से 60% के बीच में कांग्रेस के पास वोट डलने की उम्मीद भी जताई जा सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल समीकरण बदल जाएगा। आज की अगर स्थिति की देखें तो अशोक तंवर साफ तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सिखों ने और एससी ने पलटा मार दिया तो कांग्रेस जो है भारी मतों से यहां से जीतेगी। कुमारी शैलजा जो है वो यहां से 2024 के अंदर जीत कर आने वाली है। ये मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, लास्ट में डिसीजन तो जनता को लेना है। जनता जनार्दन है, जनता क्या करेगी, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या रोजगार या बेरोजगारी चल रही है, क्या महंगाई चल रही है, क्या किसानों के एमएसपी चल रहा है, क्या अग्निवीर अग्निपथ जैसी योजनाएं चल रही हैं, क्या हिंदू मुस्लिम चल रहा है, क्या हरियाणा एक हरियाणवी एक चल रहा है, क्या बिन खर्ची बिन पर्ची चल रहा है, क्या चल रहा है, ये जनता जानती है। जनता मूर्ख नहीं है। हर 5 साल जैसे जैसे बीत रहा है, लिटरेसी रेट हर एक लोकसभा का बढ़ रहा है, विधानसभा का बढ़ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते भी एक दिन ऊब जाता है व्यक्ति, तो कुछ जो एलाइट लॉबी है, एससीज में हो, सिखों में हो, जाटों में हो, वो ऊब गई है इसे करते करते, क्योंकि उसे साफ पता लग रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिए सब किया जा रहा है। अब जनता किस मुद्दों को देखकर वोट देती है या फिर हिंदुत्व को देखकर वोट देती है, ये जनता जाने। 4 जून को ये सब पता लग जाएगा। दोस्तों, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा हमें। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।